अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर न्यू क्लास। आज हम जो है वो बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर जो है वो 14 चैप्टर्स हैं और इसमें बेसिकली हम जो है वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। इसके अलावा हम जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बाय रॉबर्ट हुटाकर, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किए थे उसने, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो ये सारी बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th 10th के अंदर, लेकिन अब आप इनको जो है वो थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अलावा आप इस बुक के अंदर पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, किंगडम्स के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है फोकस करना चाहिए हर एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपका ज़ाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है ऑन द होल टेक्स्ट। चलें नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, विच इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी। तो सबसे पहली बात यह है कि बायोलॉजी क्या है। तो अगर हम देखें, बायोलॉजी जो है वो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स विच इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। अब हम कहते हैं कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायोस और एक है लोगोस। बायोस सिंपली हम इसको कहते हैं कि लाइफ, और लोगोस हम कहते हैं टू स्टडी। अब हम इसको ऐसे अगर कहें कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेसिकली जैसे कि बाकी साइंस होती है, साइंस जो कि आपको जिसमें आप लोग स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो प्रूव किया जाता है और रीज़निंग इस्तेमाल की जाती है किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए, तो वो सब साइंस में ही आते हैं। तो ये भी जो बायोलॉजी है ये भी एक साइंस की ब्रांच है जो बेसिकली फोकस कर रही है कि कैसे नेचर को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो हम कहते हैं कि वो पर्सन जो बायोलॉजी को स्टडी करता है वो बायोलॉजिस्ट होता है। तो बायोलॉजिस्ट बेसिकली जो है वो नेचर के जो 2 पार्ट्स हैं उनके साथ डील कर रहा होता है। एक तो वो जो लिविंग पार्ट आता है नेचर का, जिसको हम बायोटिक भी कहते हैं, उसके साथ डील कर रहा होता है। साथ साथ वो नॉन लिविंग पार्ट, उसको भी डील कर रहा होता है कि वो नॉन लिविंग पार्ट कैसे लिविंग पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। और वो जो नॉन लिविंग पार्ट है वो क्या कहलाता है, एबायोटिक कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि हम एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन लिविंग जो हैं थिंग्स वो भी मौजूद हैं, और दोनों थिंग्स का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी वे से क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही होती हैं। तो यही हमारी क्या है, मेन हमारा जो है वो कंसर्न है। अगर हम कहें कि बायोलॉजिस्ट का रोल क्या है, तो बायोलॉजिस्ट का बेसिकली मेन रोल ये है कि वो कैसे जो है वो लिविंग जो थिंग्स आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करे, उनको एक्सप्लेन करे कि भाई लिविंग थिंग्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है और उनके कौन कौन से उनमें फंक्शंस हो रही हैं, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कैसा रोल है। ये सारी बातें वो हैं जिनके साथ मेनली एक बायोलॉजिस्ट जो है वो डील कर होता है। अच्छा, अब जब भी हम बात करते हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बायोटिक जो है कंपोनेंट्स उनकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास मेन क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसको कहते हैं, लाइफ हमारे नज़दीक जो है वो क्या है। तो क्या आपको लगता है कि ये इजी है कि हम लाइफ को डिफ़ाइन कर सकें। अब लाइफ को डिफ़ाइन करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं, यानी कि हम अगर देखें जो फ़िलासफ़र्स होते हैं, जो मज़हबी स्कॉलर्स होते हैं, वो लाइफ को एक डिफरेंट वे से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली जो है वो एक बायोलॉजिस्ट से रिलेट नहीं कर रहे होते। अब इनके आंसर्स जो हैं वो एक कोई मज़हबी स्कॉलर या कोई फ़िलासफ़र आपको दे सकता है, क्योंकि हम डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी को क्यों पैदा किया गया। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट है उसका मेन कंसर्न ये होता है कि हाउ लाइफ वर्क्स,
वो बेसिकली उन मैटर्स के साथ डील करता है कि जो कि ज़िंदगी को चला रहे होते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे वर्कआउट कर रही हैं, कैसे वो काम कर रही हैं, किन कंपोनेंट पे वो कंसिस्ट कर रही हैं, और वो कंपोनेंट जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं जिससे एज अ होल पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क कर रहा है। अगर हम लाइफ को डिफ़ाइन करें एज अ बायोलॉजिस्ट तो हम क्या कहते हैं कि लाइफ क्या है, हम उसके लिए एक सिंपल सी स्टेटमेंट देते हैं कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि उस जो है इंडिविजुअल को डिफ्रेंशिएट करेंगी फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं वो वाली होंगी जिनके अंदर ख़ास किस्म की खसूसियात जो हैं वो मौजूद होंगी, और वो खसूसियात ऐसी होंगी जो कि उनको नॉन लिविंग थिंग से क्या कर रही होती हैं, डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं, सेपरेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो लाइफ है। अब मेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, वो खसूसियात कौन कौन सी हैं जो अगर किसी थिंग के अंदर मौजूद होंगी तो वो थिंग जो है वो एक लिविंग थिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले अब हम बारी बारी देखते हैं, कुछ करेक्टर्स हैं जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है करेक्टरिस्टिक्स वो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स एंटिटीज़, कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे कह सकते हैं, हम कहते हैं कि मतलब वो जो है सेल्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उनका पूरा सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है, एक प्रॉपर वे से वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा हम इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये आती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक या ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें हम बात करते हैं यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की बात करते हैं, हम यूनिसेलुलर की और मल्टी सेलुलर की बात करते हैं कि कुछ सेल्स जैसे कि हम कहते हैं बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, जबकि हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो इसमें बहुत से एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं जो कि मैनी सेल्स पे जो है क्या कर रहे होते हैं, कंसिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की या तो वो एक सेल पे कंसिस्ट कर सकता है या तो वो ज़्यादा सारे सेल पे कंसिस्ट करता हो। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, उनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद होता है जो कि इनकी डिफरेंट बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि डीएनए। ठीक है, डीएनए या आरएनए जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, वो चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। और वही जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को ले सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट से ले सकते हैं, और फिर दोबारा क्या करते हैं, इस एनर्जी को वो अपने डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम लोग, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग जो हैं वो खाना खाते हैं। ठीक है, अब हम जो खाना खा रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, वाइटामिन भी। अब हम उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके उनकी क्या हो रही होती है, ब्रेकडाउन हो रही होती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और उन रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और इसी एनर्जी से हम डिफरेंट फंक्शन जो हैं बॉडी के परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो आता है इसके बाद हम कहते हैं कि कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल द न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, कि हमारी बॉडीज़ के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हम जो खुराक ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडीज़ के अंदर, कहीं पे ब्रेक डाउन हो रही होती है मालिक्यूल्स की, कहीं पे स्मॉल मालिक्यूल्स आपस में मिलकर कोई बड़ा मालिक्यूल बना रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, और ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैन ग्रो इन साइज, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप प्लांट्स को देख लें, प्लांट्स हम कहते हैं कि भाई प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं कि वो देखें ग्रो करते हैं साइज़ में। ठीक है, आप ह्यूमन बींग्स को देख लें, आप किसी भी एनिमल को उठा के देख लें, इवन कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करते हैं, अपने साइज़ में क्या ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये भी एबिलिटी है, क्योंकि अगर हम इसके बरक्स आप देखें नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे हम कुछ भी कह सकते हैं, हम कहते हैं कि एयर है, वाटर है, तो इनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो क्या कर सकें, साइज़ में ग्रो कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट इनकी एबिलिटी आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, हमारी बॉडी का जो, अगर हम टेम्परेचर की एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 है, ठीक है। जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे गर्मियों में आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, 50 तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। क्यों मेंटेन रखते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो कि हमारी बॉडी को हीट अप नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं कि अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को, मैंने तो जस्ट टेम्परेचर की बात की, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो सल्यूट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, वो सब जो है वो कांस्टेंट कंडीशन में रहते हैं। और ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके अलावा जितने भी फिशेस हैं, मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब में ये एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, और इसको हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक ही बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, विच इज़ रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रिस्पांस टू एक्सटर्नल चेंजेस। अब हम बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पांस शो करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट एक्सटर्नल चेंजेस। जैसे कि हम मिसाल लेते हैं डिफरेंट चीज़ों की, तो प्लांट्स हमारे जो हैं वो भी डिफरेंट, उनको जब स्टिमुलस मिलता है तो उसकी तरफ जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर स्टिमुलस हमारा जो है वो लाइट है तो प्लांट जो है वो उसकी तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। मतलब लाइट जो है वो एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक एज अ होल उस पूरे प्लांट की ग्रोथ है, वो उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से कहें कि जो इंसेक्ट्स वगैरह के एंटीनाज होते हैं तो वो भी क्या कर लेते हैं, अगर कोई डेंजर हो, कोई खतरा हो, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से वो अपना जो वे है वो क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो बेसिकली अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हम लोग अगर ह्यूमंस की हम एग्जांपल हैं तो हम कहते हैं हम किसी गर्म चीज़ को छुएं तो हम फ़ौरन से अपना जो हाथ है वो पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, ये एक हमारा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा ये करैक्टरिस्टिक्स जिस भी ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद होंगी तो वो ऑर्गेनिज़म क्या कहलाएगा, वो लिविंग होगा। जबकि अगर किसी भी थिंग के अंदर ये चीज़ें मौजूद, ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होंगी तो वो क्या होगी, नॉन लिविंग होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो आपको पता है कि जैसे बायोलॉजी जो है ये एक बहुत वाइड स्टडी है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद हैं। तो डिफ़िकल्ट होता है किसी भी एक बंदे के लिए कि वो क्या करे, इन सब चीज़ों को जो है वो एक साथ पढ़े, एक ही हेडिंग के अंदर पढ़े। तो हम जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक रूम है और उस रूम में हमने जो है ना उसको मतलब बुक्स के ढेर से जो है उसको भर दिया, ठीक है। अब एक आप जाएं उस रूम के अंदर तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, आपने मतलब कोई बायो की बुक निकाली है तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सी बुक जो है वो चूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी रूम के अंदर हम बुक्स को अरेंज कर दें कि भाई हम बायोलॉजी की अलग कर दें, मैथ्स की बुक्स अलग कर दें, फिज़िक्स की अलग कर दें, केमिस्ट्री की अलग कर दें, तो जो स्टूडेंट होगा उसके लिए आसानी होगी कि वो अपनी जो इंटरेस्ट की बुक है उसको इजीली ढूंढ सके। तो यही हाल जो है ये हमारा इस बायोलॉजी के अंदर भी है कि बायोलॉजी जो कि एक वाइड साइंस है, तो बजाय इसके कि हम इसको पूरे को खंगाल लें और अपना जो है इंटरेस्ट निकालें, तो हमने किसको क्या किया हुआ है कि हमने इसको डिफरेंट जो है ना ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हम इजीली जो है वो जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको स्टडी कर सकें। कुछ ब्रांचेस जो हैं साइंस की आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उनसे आप फैमिलियर होंगे, तो उनको थोड़ा दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें आती है पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी आप लोग जानते होंगे कि रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद देयर इन्वायरमेंट। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उनका जो सराउंडिंग होता है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। अब एनिमल का, ऑर्गेनिज़म का अपने सराउंडिंग के साथ रिलेशनशिप कैसा है,
ऑर्गेनिज़म अपने इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है और इन्वायरमेंट जो है वो अपने ऑर्गेनिज़म को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है, मतलब जब होती है फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, ज़ाइगोट बनता है, तो ज़ाइगोट जो है उसमें फिर डिवीजन्स होती हैं, डिवीजन के बाद वो जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर वो एम्ब्रियो में मज़ीद फर्दर डिवीजन्स आती हैं और वो मल्टीपल सेल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है और वो फिर उससे एक पूरा इंडिविजुअल, एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। तो ये सारी चेंजेस जो आ रही होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, ये जो है इन सब की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी है बेसिकली डील कर रही होती है फंक्शंस के साथ, जितने भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनिजम्स के उनके साथ डील करती है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मैं कहती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो जितने भी फंक्शंस आएंगे एक ऑर्गेनिज्म के, उनके साथ जो ब्रांच डील करेगी वो फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली जो है वो दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी होती है और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी होती है, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की तो जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है न वो डील करी होती है स्ट्रक्चर के साथ, फॉर्म के साथ, जो एक्सटर्नल होता है। मतलब मैं कहती हूँ कि आपने भाई ये आपके पास एक एनिमल है, एक लिज़र्ड है, आपने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मुझे बतानी है, तो आप ऐसे बताएंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी हेड टू टेल इसमें कितनी वो जो है न उसका साइज़ है, उसका वेट कितना है, इसके जो है न जो है लेग्स है उसका साइज़ कितना है। तो जितनी भी हम एक्सटर्नली उसकी बॉडी को जो है वो स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। जब हम बात करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की कि उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी आती है स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी आज से सदियों साल पहले जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं जो बरीड हो चुके हैं अर्थ के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में हो जाते हैं। और वो फॉसिल्स जो हैं बेसिकली हम उनको डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि डेड रिमेन्स जो होते हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनकी स्टडी हम क्या कहलाते हैं, पैलेंटोलॉजी कहलाते हैं। और उसी से हमें पता चलता है कि ये इस तरह जो आज रिसेंट दौर में कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो इसका इंसेस्टर कौन सा था, उसी फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब टिश्यू कौन कौन से हैं होते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है, और मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा। एक्स्ट्रा आगे इसको लेके चलते हैं। तो टिश्यूज़ जैसे कि हम कहते हैं प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, ह्यूमंस के अंदर भी आपको पता है होता है, कार्डियक मसल्स हैं, जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो है इस तरह के टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। उनकी वर्किंग के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, जैसे हम बात करें जाइलम टिश्यूज़ की, तो जाइलम टिश्यू का क्या फ़ंक्शन होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें कौन कौन से सेल्स जो हैं वो शामिल होते हैं। फ्लोएम टिश्यू है, इनका फ़ंक्शन क्या होता है, इनके क्या क्या जो है वो काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो ब्रांच है एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि एवोल्यूशन में हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री। इंसेस्ट्रल हिस्ट्री की हम बात करते हैं कि मतलब एवोल्यूशन के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुए हैं। डार्विन को तो आप जानते होंगे, ही इज़ द फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज़म या जो रीसेंट ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं इनके इंसेस्टर कौन थे और उनमें वक्त गुजरने के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए और किस तरह से जो मौजूदा ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डेवलप हुए। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है वो है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि इसमें हम कहते हैं कि भाई कैसे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी बेसिकली क्या है कि हमारी जो अर्थ है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, क्लाइमेट के लिहाज से और उसमें उसको क्या कहते हैं वहाँ की वेजिटेशन के लिहाज से हम अर्थ के डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं।
अब जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, और वो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं अपने स्पेसिफ़िक क्लाइमेट की वजह से और स्पेसिफ़िक वेजिटेशन की वजह से वहाँ पे मौजूद हैं, और हो सकता है कि वो दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में मौजूद ना हों। तो उस स्टडी को कि जब हम ऑर्गेनिज़म को स्टडी करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, और उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, ज़ूलॉजी कहलाती है। इसके अलावा और भी जो हैं डिफरेंट ब्रांचेस बायोलॉजी की मौजूद हैं, जैसे कि हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी है एंड बायोटेक्नोलॉजी। इनको हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट जो टाइम रहेगा आपकी क्लास का, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और आप मेरे नंबर पे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी बात की समझ ना आई हो या आप कुछ पूछना चाह रहे हो रिलेटेड टू द लेक्चर, तो आप मुझे इनबॉक्स करें अपने मैसेज अपने नाम के साथ, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको मज़ीद कुछ जानना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।